नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य के साथ धोखा किया है। उनके नाम पर वोट मांगे गए, लेकिन सीएम बनाने के समय उन्हें धोखा दे दिया गया। ओम प्रकाश राजभर ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर ट्विटर के माध्यम से उन्हें खुला ऑफर दिया। राजभर ने ट्वीट में लिखा कि 2017 में खूब भाषण दिए थे, पिछड़ों के बीच जाकर बताएं कि 4.5 साल में पिछड़े सड़क पर आने को मजबूर क्यों हुए, जहां है वहां मुख्यमंत्री बनने का भी नंबर नहीं आएगा। आगे लिखा कि मेरे भागीदारी संकल्प मोर्चा में आए, इनको मुख्यमंत्री बना दूंगा। ये शब्द ओम प्रकाश राजभर के हैं, यानी केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर वो दे रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से सुभाषपा जो है वो अपनी रणनीति बना रही है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को राजभर का ये खुला ऑफर है, जहां है वहां नंबर भी नहीं आएगा, मेरे मोर्चे में आए तो मुख्यमंत्री बना दूंगा। यानी जो इनका मोर्चा है जिसमें कई दल हैं, उसमें केशव प्रसाद मौर्य को लाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको वो उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। तो अब इस बयान के क्या मायने हैं, क्यों आखिर ये बयान दिया गया, इसके पीछे की राजनीतिक समझ क्या है, इसे भी हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बयान के मायने क्या है। तो केशव प्रसाद मौर्य को लेकर यह बड़ा बयान ओम प्रकाश राजभर ने दिया है और उनके बयान के अब क्या मायने हैं, क्या वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बीजेपी में फूट डालने की कोशिश है, क्या उनके इस बयान के बाद किसी तरह की हलचल भारतीय जनता पार्टी में होगी। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनीतिक गलियारों में उनको लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन पिछले दिनों मुख्यमंत्री खुद उनके घर गए थे, उनके साथ बात की थी, तस्वीरें सामने आई थी और दोनों ने कहा था कि किसी भी तरह की जो खबरें चल रही हैं, जो अफवाहें हैं, जो बातें चल रही हैं, उनमें कोई दम नहीं है। दोनों साथ में हैं और दोनों के रिश्ते बेहतर हैं। नंदन श्रीवास्तव इस वक्त लखनऊ से हमारे संवाददाता इस पे जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नंदन, ओम प्रकाश राजभर का ये जो बयान है कि केशव प्रसाद मौर्य हमारे मोर्चे में आए, हम उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर हमेशा से चर्चे में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका बयान जो भी होता है हमेशा राजनीतिक गलियारों में सनसनी मचा देता है, जिसके कई सारे बयान जो प्रत्यक्ष गवाह है। लेकिन इस बार का जो उन्होंने बयान दिया है सोशल मीडिया से लेकर और मीडिया के सामने आकर उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कहा है कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उनका फेस दिखाकर पहले चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद से एक उत्तराखंड के सीएम को बना देती है और उसके बातों को रखते हुए, अपनी बातों को रखते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि केशव प्रसाद मौर्य हमारी पार्टी में आए, मैं और हमारी पार्टी और जो हमारी गठबंधन वाली सारी पार्टियां हैं उनको मुख्यमंत्री का दावेदारी कर रखेंगी और उनको मुख्यमंत्री का पद देंगी। तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि ओम प्रकाश राजभर जो अपना तैका खेलना चाहते हैं, ओम प्रसाद मौर्य के साथ के ऊपर खेलना चाहते हैं और जो तंज करते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर, क्योंकि काफी नाराजगी उनको भारतीय जनता पार्टी से है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जितने गठबंधन उनके पार्टी के साथ में है, यानी कि अगर उनकी सरकार बनती है तो इतिहास में पहली बार उन्होंने ऐसा बयान दिया है जो काफी चौंकाने वाला है। बयान में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जितनी पार्टियां उनके साथ लड़ेंगी वो हर साल एक नया सीएम को नया बनाएंगे, हर पार्टियों से एक सीएम बनाएंगे। यानी 5 साल के कार्यकाल में अगर उनकी पार्टी की सरकार बनता है तो 5 साल के कार्यकाल में जितने भी उनके पास पार्टियां रहेंगी हर पार्टी से एक सीएम वो 1 साल में देंगे। तो ये भी बड़ा इतिहास का बड़ा जो दावे किए जाते हैं, बड़ा दावा होगा राजभर का। और ये बयान काफी गलियारों में चर्चित हो रहा है और काफी उनके जो बयान पे कई लोग तो तंज भी कस रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ऐसा सोच कैसे सकते हैं। लेकिन जो उनकी राजनीति है, जो उनकी मंशा है वो साफ नजर आ रहा है कि किसी कीमत पे अपने आप को स्टैंड करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना चाहते हैं कहीं ना कहीं, और जो अपनी कार्यशैली को दर्शाना चाहते हैं कि किस तरीके से मेरी कार्यशैली है। राजेश, हाँ, तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या ये कोशिश है कि बीजेपी में दरार डाली जाए, किसी तरह की फूट नेतृत्व में डाली जाए, और क्या वाकई उनके बयान से बीजेपी में किसी तरह की कोई हलचल दिखाई दे रही है?
देखिए उनके बयान से तो हलचल नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो माहौल गर्मा गर्म भाजपा भारतीय जनता पार्टी में था कि केशव प्रसाद मौर्य को लगातार 2-3 बार दिल्ली बुलाया गया, उसके बाद जो चर्चाएं चल रही थी कि इस बार का जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो आखिर किसका होगा, सौम्य प्रसाद मौर्य को कई बड़े पद दिए जा सकते हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद जो चर्चाएं थी जिसकी अटकलें जो लग रही थी, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं दिल्ली जाते हैं और उन अटकलों को दूर करते हैं और दिल्ली से लौटने के बाद से स्वयं केशव प्रसाद मौर्य के घर जाते हैं, उनके बेटी बहू का आशीर्वाद देते हैं, उनके साथ फोटो शेयर करते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पे सोशल मीडिया पे उनकी फोटो चलती है और उस अटकलों पे विराम लग जाता है, जो कि जो दरार को दर्शा रही थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो भूचाल लाने के लिए जो अफवाहें उड़ रही थी उस पे अटकलों पर विराम लग गया। तो कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट हो गया कि इस बार का उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वही अगले 2022 के चुनाव में चेहरा रहेंगे और कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और सौम्य प्रसाद मौर्य ने भी इसको स्पष्ट कर दिया कि अभी हमारे जो नेता रहेंगे वो योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये जो अटकलें लग रही थी केशव प्रसाद मौर्य और जो योगी आदित्यनाथ के बीच में लग रही थी, वो कहीं ना कहीं दूर हो गई। तो अब जो राजभर जी ने जो अपना बयान जारी किया, राजभर ने बताया है कि अपने बयान में जो केशव प्रसाद मौर्य को अपने पार्टी में शामिल करने के लिए बात कही है, जो उनकी मानसिकता दर्शा रही है केशव प्रसाद मौर्य को पर बयान देकर, जो वर्बली उन्होंने प्रेजेंट किया है, उनके भावनाओं को प्रेजेंट किया है, तो ये दर्शा रहा है कहीं ना कहीं जो मंशा थी केशव प्रसाद मौर्य की, वो उसको जो पुराने जख्म थे उसको उपेड़ने की जो मंशा थी राजभर की, वो साफ नजर आ रही है। नंदन, देखिए सुभाष पाल शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी के यानी एनडीए के सहयोगी रहे, सरकार जब बनी 2017 में तो काफी वक्त तक वो साथ में थे। क्या उनके जो रिश्ते हैं केशव प्रसाद मौर्य के साथ, क्या वो करीबी हैं? क्या वो किसी तरीके की नाराजगी भांप पा रहे हैं और उनको एक तरीके से ये ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारे मोर्चे में आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे? देखिए निश्चित तौर पर राजेश को कि राजभर और केशव प्रसाद मौर्य का जो संबंध था वो काफी पुराना संबंध था, चाहे राजनीति की बात करें चाहे पारिवारिक की बात कर ले, दोनों तरीके से दोनों एक दूसरे से काफी अटैच थे और दोनों कई सारे कैंपेन दोनों ने एक साथ किया है। और कैंपेन के बाद से सुभाषपा से जब जैसे राजभर अलग हुए, और ये भी चर्चाएं थी कि जो कि मंशा जो केशव प्रसाद मौर्य के थी, जो ये स्पष्टीकरण नहीं है, आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन हालांकि जिस तरीके से राजभर का बयान आ रहा है तो उस बयान से ये समझा जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य की जो मंशा थी वो पूरी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं उस मंशा को पूरी करने के लिए राजभर ने डायरेक्टली जो उनके सामने प्रस्ताव रखा है, वो उस साफ तौर पर केशव प्रसाद मौर्य के कहीं ना कहीं मंशा को साबित कर रही है कि उनकी जो ख्वाहिश थी मुख्यमंत्री बनने की, वो भाजपा में नहीं हो पाई, भारतीय जनता पार्टी में नहीं पूरी हो पाई। तो इसको ऑप्शंस के रूप में राजभर दे रहे हैं कि वो उनके साथ कैंपेन में साबित हो, उनके मोर्चा में शामिल हो, उनके साथ चुनाव लड़े और वो उनको मुख्यमंत्री का दावेदार बनाते। ठीक है नंदन, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी शाही भी जुड़े हैं। अश्विनी जी, ओम प्रकाश राजभर का ये बयान कि केशव प्रसाद मौर्य मेरे भागीरथी संकल्प मोर्चा में आए, मैं उनको मुख्यमंत्री बना दूंगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए ओम प्रकाश राजभर जी जो है ये रेवड़ी बांट रहे हैं। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 20 उप मुख्यमंत्री का जो है सूत्र देने वाले ओम प्रकाश राजभर जी अपनी वोट की व्यवस्था देखें। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सीटें जीती थी, वो भी इस चुनाव में वो हारने जा रहे हैं। वो मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को क्या बनाएंगे? केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, और उनके लिए भारतीय जनता पार्टी में जो जगह है और उनकी जो आस्था है, ये नाहक एक प्रचार में अपने चर्चा में बने रहने के लिए ये लोग करते हैं, ये लोग बयान देते हैं। ये एक तरह से इनको देखिए, इनकी मंशा, इनकी महत्वाकांक्षा क्या थी। जब भारतीय जनता पार्टी ने इनको इतना सम्मान दिया, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल करते रहे, और आज ये भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर ये जात की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की राजनीति करती है। इसके बदले 300 से ऊपर सीट हम लोगों ने सभी जातियों का और धर्मों का वोट मिलाकर हमको मिला था। जी, तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? अगर वो इस तरह का खुला ऑफर दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, तो इसके क्या मायने हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से, अगर इसे हम समझे तो? ये बहुत सस्ती लोकप्रियता के लिए और अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए, क्योंकि इन लोगों को अपनी हैसियत पता चल चुकी है कि ये क्या कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। ये 17 दलों का कोई संगठन बना लें या कुछ भी बना लें, इनको इनकी औकात पता चल जाएगी, कितने % वोट किसको मिला था।
इनके भागीदारी संकट मोर्चा में दो बड़े दल हैं, जिसमें एक ओवैसी का दल है, एक इनका दल है। इनके दल को भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से कितने % वोट मिले थे वो देख लीजिए, और आने वाले 22 के चुनाव में देख लीजिएगा कितना मिलता है। और आधे % वोट से भी कम ओवैसी की पार्टी को मिला था यहाँ उत्तर प्रदेश में वोट, वो पहले भी आजमा चुके हैं। तो इससे कोई वो नहीं है, सस्ती लोकप्रियता के लिए ये लोग ये सब चीजें किया करते हैं। तो अश्विनी जी, क्या इनके बयान के बाद किसी तरह की कोई हलचल भारतीय जनता पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इनके बयानों से कोई हलचल का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे साथ वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय जो है उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी, और बाकी बहुत हमारे पिछड़े नेता हैं। इनके बयानों से कोई हलचल नहीं है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। चलिए, बहुत शुक्रिया अश्विनी शाही प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे अश्विनी शाही, जो कह रहे हैं कि सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए ओम प्रकाश राजभर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उनके बयान का कोई मायने नहीं है, उनके बयान से किसी तरह की कोई हलचल पार्टी में फिलहाल नहीं है। लेकिन सियासी नजरिए से भी हम इसको समझेंगे कि आखिर ओम प्रकाश राजभर अगर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो उसके सियासी मायने क्या है। नंदन, आपने अश्विनी शाही को सुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। जी देखिए, कहीं ना कहीं ये जो मंशा भारतीय जनता पार्टी की है वो भी नजर आ रही है, क्योंकि राजभर पार्टी को छोड़ चुके हैं और अपने स्तर से अपने कई पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्टैंड करने के लिए जो भी उनकी प्रतिक्रियाएं होती हैं वो लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आम जनमानस से कॉन्टेक्ट करने के लिए, उनके वोट बैंक बनाने के लिए, अपनी जनमानस से सीधे तौर पर। ठीक है नंदन, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी जुड़ गए, हम उन्हीं से बात करते हैं। राजभर जी, आपने जो बात कही है कि केशव प्रसाद मौर्य हमारे संकल्प में आए, हम उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, सर इसके पीछे क्या मंशा है, क्या सोच के आपने ये कहा है? थोड़ी स्थिति साफ करें, फिर आगे आपसे बात करेंगे। देखिए, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ भारतीय जनता पार्टी में बड़ी उपेक्षा हो रही है। उपेक्षा जैसे अभी ज्वलंत आप देखिए, केशव मौर्य जी के यहाँ पिछड़े समाज के बच्चे अपने अधिकार के लिए गए तो उनपे लाठीचार्ज कराया गया, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने साफ साफ बताया है कि 5,844 पद जो 27% रिजर्वेशन का है, वो रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं हुआ है। दूसरा, आपने देखा कृषि विभाग में भर्ती हुई बाधा में 13 भर्ती होती है, 11 ठाकुर की भर्ती हो जाती है। जब मैं सत्ता में भी मैं था तो आपने देखा कि छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति जब पिछड़े समाज के बच्चों को देने की बात आती है तब सरकार के पास बजट नहीं होता है। सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति के लिए बजट है, लेकिन पिछड़ों के लिए बजट नहीं होता है। थानों पे जब पोस्टिंग की बात आती है, 52% आबादी पिछड़ों की है। जब उनको थाने पे हिस्सेदारी की बात आती है, 826 ब्लॉक हैं, उस पे हिस्सेदारी की बात आती है, 75 जिले हैं, 18 कमिश्नरी है। जब इस बात को कहिए तो बीजेपी के लोगों को बुरा लगता है। और केशव मौर्य के सवाल पे मैं आपको बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी 14 साल वनवास में थी। 14 साल इनको कोई पूछने वाला नहीं था, कोई वोट देने को तैयार नहीं था। फिर उसके बाद जब इन्होंने ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल जी का सहारा लिया और केशव मौर्य का चेहरा उत्तर प्रदेश में घुमाया कि यही सीएम होगा, और सीएम के नाम पर पिछड़ों का वोट मांगा गया, दलितों का वोट मांगा गया। और जब वोट मिल गया, सरकार 325 सीटें आ गई, तो 325 में कोई लायक विधायक इनको नहीं मिला। ये उत्तराखंड से ला करके उत्तर प्रदेश में सीएम बना दिए। अगर इस बात को कहिए तो लोगों को बुरा लगता है, बीजेपी के लोगों को। भाई 325 में हम मान लेते हैं केशव के पास नहीं वो गुण था, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, स्वतंत्र देव पटेल थे आपके पास, तमाम ऐसे चेहरे पिछड़े समाज के थे। वोट जब पिछड़े समाज के लोगों ने दिया तो 52% हिस्सेदारी क्यों नहीं देते हो? हिस्सेदारी की बात करिए तो इनको बुरा लगता है, हक मांगिए तो ये पुलिस के बल पे गुंडाई करते हैं। इस नाते मैं कहता हूं कि वहां पिछड़ों का भला कभी नहीं हो सकता है। ये बीजेपी शुद्ध रूप से बनियों, व्यापारियों का, पूंजीपतियों के उत्थान में काम कर रही है। इस नाते ओम प्रकाश राजभर ने न्योता दिया कि वहां अगर आप सीएम का सपना लेके बैठे हो तो ये बीजेपी के लोग हैं, यूज एंड प्रो वाले हैं, उपयोग कर लेंगे, फेंक देंगे उसके बाद। यही हमारा मकसद है उनको बुलाने का। लेकिन राजभर जी, क्या आपकी कोई बात हुई है उनसे? क्या कोई ऐसे संकेत आपके पास थे कि वो आपकी तरफ आ सकते हैं? क्योंकि आप एक खुला ऑफर दे रहे हैं और आपके बयान के मायने भी हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी से भी बात की, उस पर आगे जानेंगे, लेकिन क्या आपकी कोई अंदर खाने में कोई इस तरह की बातचीत चल रही है क्या, जो आपने इतना बड़ा ऑफर उनको सीधा
बोला? नहीं नहीं, मैं आप लोगों के माध्यम से ही उनको संदेश देना चाहता हूं कि आप उठा के देखिए, डिप्टी सीएम है, एक डिप्टी सीएम, एक सीएम बैठते हैं कुर्सी पर और एक पिछड़े समाज के डिप्टी सीएम को बैठाया जाता है स्टूल पर। ये भारतीय जनता पार्टी के निर्लज्ज लोगों को दिखाई नहीं देता है कि पिछड़े समाज का कितना अपमान करते हैं। अभी अभी आपने देखा कि बीजेपी के लोगों ने, मुख्यमंत्री बैठे हैं बड़ी वाली कुर्सी पर और उसको कहां बैठा दिए हैं? फाइबर की कुर्सी पर ले जाकर किनारे बैठाए हैं कि तुम्हारी यही औकात है। तो मुझे दर्द है देख करके, फिगर देख करके दर्द होता है पिछड़ों का लड़ाई लड़ता हूं, इस नाते दर्द होता है। इस नाते आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से उनको निमंत्रण देता रहता हूं कि आप अगर हमारी बात सुने तो वहां आपका भला नहीं होने वाला है। ये बीजेपी के लोग कभी भला नहीं चाहते पिछड़े समाज का। ये लोडर पैदा कर सकते हैं लेकिन लीडर नहीं बना सकते हैं। ये लोडर बना करके वोट तो ले लेंगे लेकिन लीडर बनाने की बात आएगी ये मुकर जाते हैं। राजभर जी, अभी हमने बीजेपी प्रवक्ता से बात की, उन्होंने कहा कि आपका बयान कोई मायने नहीं रखता उनके लिए, आप सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। जरा उनसे खाली इतना पूछ लीजिए कि बांदा में 13 में क्या जायज है या नाजायज, उसी से पूछिए। तो बैठा प्रवक्ता अपने को तो बनता है, क्या ये जातिवाद नहीं है? पूछिए जरा उनसे। तो मर्द है तो उत्तर दें सही सही। 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का, 22.5% शेड्यूल ट्राइब का हिस्सा कहां गया उसमें? ये आते हैं टीवी पर डिबेट में बैठते हैं प्रवक्ता लोग, सीख करके पढ़ के हमें तब बात करें ओम प्रकाश से। तो ऐसे में अब हम आपके इस बयान के क्या मायने समझें? कि आपको लगता है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य आपकी इस बात को सुनेंगे तो पार्टी में कोई हलचल होगी, बीजेपी में कोई हलचल होगी, या वो कुछ विचार करेंगे इस बारे में? देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य है पिछड़ों के हक, हिस्से, अधिकार की लड़ाई लड़ना। जो पिछड़े समाज के लोग बहक करके बीजेपी में बैठे हुए हैं अपने स्वार्थ में, उनको मैं समझा रहा हूं कि समाज का हित वहां से आप नहीं कर सकते हो। थाने पर पोस्टिंग करानी होती है अपने समाज के लोगों को, कहीं मार खाते हैं, लूट होती है, हत्या होती है, बलात्कार होता है, वहां जब ये बोल नहीं पाते हैं तो फिर वहां रहने का क्या मतलब है? तो आपको ये लगता है कि जिसके वो हकदार हैं, यानी जहां उनको होना चाहिए था वहां उस पार्टी में नहीं है? वहां पे भी तो उनको उप मुख्यमंत्री पद का एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दे रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, 100 दिन अपमान से बढ़िया है कि एक दिन सम्मान से जिए, ये हमारा फार्मूला है। 100 दिन अपमान की जिंदगी जीने से बढ़िया है कि एक दिन सम्मान के साथ जियो। नहीं तो राजभर जी, आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की और दोनों के फिर बयान आए कि दोनों में रिश्ते बेहतर है, और केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये कहा कि हम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। नर्सों का बयान पढ़ा नहीं? नर्सों, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के कहने से मैं कह रहा हूं कि वो ओम प्रकाश राजभर अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाए। उसके बाद का बयान जरा सुनिए। केशव मौर्य का दूसरा बयान उसी परसों नर्सों का है कि जब एक चैनल के पत्रकार ने पूछा उनसे कि आप बताओ, क्या आपका उत्तर प्रदेश में 22 में चुनाव होने जा रहा, चेहरा कौन होगा? तो उन्होंने कहा कि 2022 के बाद नेतृत्व तय करेगा। उठा के वीडियो देख लीजिएगा मंगा करके। तो आपको लगता है अभी भी कहीं ना कहीं मन में कुछ और चल रहा है उनके, और उसको आप भांपते हुए उनको ये ऑफर दे रहे हैं? आप ये मान रहे हैं कि उनके मन में कुछ और है? बिल्कुल। भाजपा में देखिए, अभी एके शर्मा को डिप्टी सीएम बनाते बनाते कहां ले जाके पटक दिया, ये जरा देखिए। बड़ी हलचल 20 दिन आप लोग भी खूब चैनल पे चलाए कि मुख्यमंत्री हटाए जा रहे हैं, ये वहां से दिल्ली से आ रहे हैं, बहुत तोप बन के आ रहे हैं, और यहाँ आकर के तक तो नहीं रह गए। तो राजभर जी, क्या सीधी बात आपने उनसे करने की कोशिश की? क्योंकि आपके तो राजनीतिक पारिवारिक उनके साथ अच्छे संबंध हैं, आपके तो मित्रतापूर्ण उनके साथ संबंध है। संबंध आपसे भी है, सबसे है, पूरे देश से है। हाँ, हम आपके चैनल के माध्यम से बार बार उनको निमंत्रण देता हूं कि वहां पिछड़े लोगों के साथ धोखा हो रहा है। आज उठा के देखिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है। जो पत्रकार, जो आपका प्रवक्ता बोल रहा था, उससे पूछो राष्ट्रीय पिछड़ा ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कब लागू करोगे? 2017 में बनाया तूने रोहिणी आयोग, तेरा नेता, और तारीख पे तारीख 12 तारीख पड़ गई, फिर तारीख पड़ने जा रही है। ये इनको दिखाई नहीं देता है, मोतियाबिंद हुआ है बीजेपी के नेताओं को। ओम प्रकाश राजभर जब कहता था बुरा लगता है इन लोगों को। नहीं, आप तो अपने बयानों को लेके हमेशा सर चर्चाओं में रहे हैं, सुर्खियों में रहे हैं, और हमने भी वक्त वक्त पे आपसे बात की है, आपकी बात को आगे तक पहुंचाया है। लेकिन आज का ये जो बयान है ये एक अलग मायने में है। जी।
मैं सही बात कह रहा हूँ। आज देख रहे हैं ना, आपने देखा नहीं, केशव मौर्य को आगे करके बनाया, सरकार बनी, और उसके बाद सीएम दूसरे को बना दिया। अब उसके बाद जब विवाद हुआ तो 2 डिप्टी सीएम आ गए। आपने देखा कि अभी यही भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 6-6 महीने का सीएम का समझौता किया था। तो जब हमने देखा कि भाई ये सब विवाद होते हैं, तो हमने कहा कि जब ये वैमनस्यता की राजनीति, लड़ाने की राजनीति बीजेपी करती है, तो हम भाईचारा की राजनीति कर रहे हैं। हम सभी समाज के लोगों को 1-1 साल मुख्यमंत्री और 5 साल में 20 डिप्टी सीएम 20 जाति को बनाएंगे। कोई विवाद नहीं पैदा होगा हम लोगों में। ये लोगों बीजेपी को मर्चा लग रहा है कि अब क्या होगा, अब तो ये पिछड़ा दलित गया हमारे हाथ से। इस नाते ये लोग कह रहे हैं कि बयान का कोई मतलब नहीं है। मतलब तो 22 में पता लग जाएगा, उरिया बिस्तर बांध करके इनको हम समुद्र में फेंक देंगे, देखिएगा। 22 में सर क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि आपका जो भागीरथ संकल्प मोर्चा है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने वाला है? पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में ये बीजेपी के लोग बेच रहे हैं। ये व्यापारी बन गए हैं। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी में गुजरातियों का कब्जा। उठा के देख लो, और उस प्रवक्ता को भी बता दो कि सुन ले हमारी बात। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, बड़े बड़े कारपोरेट घराने सब के सब गुजराती, देश का रुपया लेके भागने वाले गुजराती, देश बेचने वाला गुजराती और देश खरीदने वाला गुजराती। अब इससे बड़ा प्रमाण हम क्या दे सकते हैं? तो 2022 में अपने लिए क्या उम्मीदें हैं आपको? मेरा आखिरी सवाल। 100% भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी। 5 साल में 5 सीएम बनेंगे, अब 5 साल में 20 डिप्टी सीएम बना के दिखाऊंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश राजभर प्राइम न्यूज से बात करने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये ओम प्रकाश राजभर थे, जिन्होंने एक खुला ऑफर दिया है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को कि वो इनके संकल्प मोर्चा में आए, ये उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इसके अलावा क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपने सुना। एक के बाद एक तल्ख टिप्पणियां उन्होंने की, भारतीय जनता पार्टी को घेरा, और 22 में यानी 2022 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें अपने लिए वो बेहतर परिणाम देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो जनता तय करेगी, जनता किसके साथ गई किसके खिलाफ गई। लेकिन आज की ये, इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री बनाने का सीधा ऑफर दिया है कि वो उनके गठबंधन में आए, उनके मोर्चे में आए, और वो उनको मुख्यमंत्री पद जो है वो सौंपेंगे, मुख्यमंत्री उनको बनाएंगे। तो कई तरह की जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। उनके बयान के क्या मायने हैं इसको भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार ये समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया उसके क्या मायने हैं। हमारे साथ खुद वो जुड़े जिन्होंने एक एक करके हर सवाल का जवाब दिया और बताया कि क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया। और केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने कहा कि अंदर से मन में कुछ हो रहा है उनके, और मजबूरन वहां पे हैं, वहां वो रहते हुए वो कभी नहीं बन पाएंगे जो बनना चाहते हैं। सीधा उनका इशारा मुख्यमंत्री की कुर्सी का है। लेकिन कुछ दिन पहले जो तस्वीर सामने आई थी उसमें कई तरह के जो इस तरह के प्रश्न उठ रहे थे उन पे विराम लग चुका था। लेकिन 2 दिन पहले एक और बयान उन्होंने दिया, जिसको लेके एक बार फिर सुर्खियां जो हैं वो गरमाने लगी हैं, और उन सुर्खियों के केंद्र में ओम प्रकाश राजभर है, उसमें केशव प्रसाद मौर्य है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जहां खुद ओम प्रकाश राजभर ने हमसे अभी बात की और उन्होंने बताया कि उनके पास केशव प्रसाद मौर्य के लिए खुला ऑफर है। वो प्राइम न्यूज के माध्यम से भी ये कह रहे हैं कि वो भागीरथ संकल्प मोर्चा में आए, वो उनको मुख्यमंत्री पद सौंपेंगे, मुख्यमंत्री उनको बनाएंगे। तो मेरे मोर्चे में आए तो मुख्यमंत्री बना दूंगा, ये शब्द ओम प्रकाश राजभर के अभी आपने प्राइम न्यूज पर सुने, और एक के बाद एक कई सवालों के उन्होंने जवाब दिए। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ओम प्रकाश राजभर का यह खुला ऑफर कि वो उनके संकल्प मोर्चा में आए, वो उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमने जब भारतीय जनता पार्टी से बात की तो उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए बयानबाजी की जा रही है, इसका कोई मायने नहीं है, इसका कोई असर बीजेपी पे नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिस तरह की नाराजगी की बातें एक एक करके रुक रुक के कभी कभी सामने आती रही हैं राजनीतिक गलियारों में, क्या उसका फायदा ओम प्रकाश राजभर उठाने की कोशिश कर रहे हैं? और इनके बयान के क्या मायने होंगे? क्या उसका कोई असर होगा? क्या बीजेपी में किसी तरह की हलचल है? क्या केशव प्रसाद मौर्य पे कोई इस बयान का असर पड़ेगा? यह भी जानना बेहद जरूरी है। और संभावना पूरी यह है कि अब से कुछ देर में केशव प्रसाद मौर्य का भी इस पे रुख आए, इस पे प्रतिक्रिया आए, इस पे उनका बयान आए।
नंदन हमारे साथ लगातार लखनऊ से बने हुए हमारे सहयोगी। नंदन, हमने ओम प्रकाश राजभर से भी बात की और आपने भी वो पूरी बातचीत को सुना, एक के बाद एक कई सवाल, और उन्होंने यहां पे एक बात साफ कही है कि केशव प्रसाद मौर्य के मन में जो है वो कुछ और है और जो एक नाराजगी है वो उनके मन में है। तो इसे कैसे हम समझें, और ये जो पूरी बातचीत ओम प्रकाश राजभर के साथ हमने की, इसके क्या मायने निकालें? और देखिए राजेश, जो भी ओम प्रकाश राजभर ने बोला और जो भाजपा के प्रवक्ताओं ने बोला, कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर का जो स्पष्टीकरण है वो अपने पार्टी और जो पिछड़ा वर्ग को लेकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो उनका साफ तौर पर मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी प्रेजेंट करती है वो अपने प्रेजेंट के हिसाब से ना चलकर वो कहीं और चेहरा दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। और इसी कड़ी में जिस तरीके से राजभर जी ने यह स्पष्ट किया कि जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं उनकी नाराजगी साफ दिख रही है, क्योंकि बयान भी जो उन्होंने बताया कि बयान में उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक जो नेतृत्व वाला बात रहेगी वो चुनाव के बाद देखा जाएगा कि आखिर किसकी कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन हालांकि कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट हो चुका है कि मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव लड़ेगी। तो साफ तौर पर राजभर जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनकी राजनीति केवल पिछड़ा वर्ग के लिए है। जो राजनेता उनके जो पार्टी में है या फिर जो उनकी पार्टियां उनके साथ जुड़ी हुई है, जो गठबंधन जिनके साथ किए हुए हैं, सभी पार्टियों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मौका दिया जाएगा, सभी पार्टियों के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं मैसेज कन्वे कर रहा है कि उनकी राजनीति सीधे तौर पर जो लड़ाई है वो भाजपा से टक्कर है और वो टक्कर देने का हर अथक प्रयास कर रहे हैं, भले ही वो किसी कीमत पे हो। और इस वजह से वो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना दाग रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी, और उनके बयानों से ये भी स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो मनसा है केशव प्रसाद मौर्य की, और कहीं ना कहीं उनको जो बैकफुट पे लेके आ रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आम जनता के बीच में वो प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं साफ तौर पे। जी राज, तो नंदन, क्या उनके बयान के बाद किसी तरह की कोई हलचल सियासी गलियारों में दिखाई दे रही है? किसी तरह की कोई प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी के खेमे से आने लगी हैं क्या? हालांकि हमने बीजेपी प्रवक्ता से बात की, उन्होंने कहा कि उनके बयान का कोई मायने नहीं है, वो सुर्खियों में रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन क्या लीक से हटकर किसी तरह की कोई सुगबुगाहट उनके बयान के बाद बीजेपी में दिखाई दे रही है? अब देखिए राजन, दो विपक्षी पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन जो ये साफ तौर पर किसी को बुलाने की पार्टी में सम्मिलित करने का जो ऑफर है, मुख्यमंत्री का ऑफर देना, अमूमन ऐसा नहीं होता है। दूसरी पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री है उनको साफ तौर पर किसी अदर विपक्षी पार्टी ने ऑफर दिया कि आप हमारे यहाँ आए, मैं आपको मुख्यमंत्री पद का दावेदार करूंगा। हालांकि पहले से वो कहते आ रहा है, कई सारी चीजें इंडिकेशन दिए राजभर ने, लेकिन ये जो इंडिकेशन है खुले मंच से बोलना और केशव प्रसाद मौर्य की जो बैकफुट पे जाने के बाद स्पष्टीकरण करना और उनको अपने पार्टी में बुलाना, ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं जो अंदरूनी चीजें हैं जो कि राजभर या फिर केशव प्रसाद मौर्य या फिर योगी आदित्यनाथ के बीच में जो चल रही है वो स्पष्ट करके और दोनों के बीच में दरार लाने की मंशा राजभर की है। और ये स्पष्ट जरूर करता है कि ये जो चुनावी रणनीति है वो पिछड़ा वर्ग को लेकर राजभर जी चल रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी में सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसको कई बार केशव प्रसाद मौर्य ने नकारा है और अभी जल्दी ही इस पे कुछ न कुछ प्रतिक्रिया जरूर देंगे केशव प्रसाद मौर्य की। हालांकि वो मीडिया में हमेशा बने रहते हैं, हर चीज का वो बयान जारी करते हैं और बताते हैं कि नहीं ये नहीं वो है। तो स्पष्टीकरण तो जरूर केशव प्रसाद मौर्य की तरफ जारी होगा, कहीं ना कहीं स्पष्ट ही करेंगे वो कि आखिर चेहरा कौन होने वाला मुख्यमंत्री यूपी का मुख्यमंत्री का। लेकिन नंदन, चूंकि हमने राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो देखा कि सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये बयान थोड़ा अलग है उस मायने में, चूंकि एक ना तो किसी तरह का आरोप है ना ही किसी तरह का प्रतिरोप है, ये सीधा ये कहा जा रहा है कि आप हमारे संकल्प मोर्चा में आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और ये उस शख्स के लिए ऑफर है जो अभी मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा सूबा जो है उसके उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पे वो विराजमान है। तो ऐसे में क्या ये बयान किसी तरीके की हलचल पैदा करने के लिए है या फिर वाकई सिर्फ सुर्खियों में रहना एक एजेंडा हो सकता है? देखिए राजेश, निश्चित तौर पे कि हम कह सकते हैं कि ये बयान जो है राजभर का वो साफ अलग दर्शाता है, प्रेजेंटेशन दर्शाता है कि चुनावी रणनीति, चूंकि 2022 का चुनाव में मात्र 7 से 8 महीने बचे हुए हैं और अभी पार्टी बनाकर अपना अलग होना, मोर्चा बनाना और कहीं ना कहीं कई पार्टियों के साथ गठबंधन करना और सबसे बड़ी पार्टी के साथ टक्कर देना, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ टक्कर करके चुनाव में अपनी रणनीति अपनाना, ये बड़ा मुद्दा है राजभर के लिए। और इसी वजह से क्योंकि देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य का जो वोट बैंक है वो पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक है और कहीं ना कहीं पूर्वांचल में उनकी अच्छी पहल है।
तो इस वजह से जो पुराने पिछड़े वर्ग के लोगों को जो टैग करना है, यानी कि आकर्षित करना है कि केशव प्रसाद मौर्य को अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित रहते हैं तो पिछड़ों का भला नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर जो निशाना साध रहे हैं राजभर जी कि सीधे तौर पे केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो अपने पिछड़े वर्ग के लोगों को ना ही मदद कर पा रहा है, ना ही उनके लिए कुछ भला कर पा रहा है। उन्होंने दो एग्जाम्पल दिए कि जो शिक्षक भर्ती को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो आदेश पारित किया तो उसके बाद भी ओबीसी और SC/ST का कुछ नहीं हो पाया। और दूसरी तरफ भी अगर देखा जाए तो उन्होंने एक बात और कही कि जो उनके थानाध्यक्ष को चार्ज नहीं दिला पा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनका मसला ये है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो ये पार्टी का कहीं ना कहीं जो रणनीति राजभर जी अपना रहे हैं वो स्पष्ट है कि सीधे तौर पर जो निशाना साधना है उनको वो पिछड़े वर्ग के लोगों साधना, जो वोट बैंक केशव प्रसाद मौर्य का है, जो भाजपा का है। ठीक है नंदन, आप मेरे साथ बने रहिए। नंदन, मैं कुछ और सवाल भी आपसे लूंगा, लेकिन इस वक्त विजय उपाध्याय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। विजय जी, ओम प्रकाश राजभर का ये बयान केशव प्रसाद मौर्य के लिए कि आप मेरे भागीदारी संकल्प मोर्चा में आए, आपको मुख्यमंत्री बना दूंगा, इस बयान के क्या मायने समझे सर? देखिए, अभी 8 महीने चुनाव को बचे हैं और ओम प्रकाश राजभर ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हैं। पहले वो कांग्रेस के साथ थे, फिर पीस पार्टी के साथ थे, तो ये बहुत ही फ्लिकरिंग माइंड के नेता हैं और इनको लगता है कि ये जो चाहेंगे बहुत आसानी से कर लेंगे। तो पहली बार इनको विधानसभा में जो सीटें मिली वो बीजेपी की मदद से मिली और इनको 8 सीटें दी गई थी लड़ने को, 4 जीते ये। अपना दल को 12 दी गई थी और 9 जीती। स्ट्राइक रेट इनका उतना नहीं था, इनका 50% था। देखिए, अभी जो स्थिति है और इस तरह के बयानों का कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जो उत्तर प्रदेश में अति पिछड़े हैं उनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और वो लोग चाहते हैं कि उन्हें सत्ता में भागीदारी मिले और ओम प्रकाश राजभर उसी पिच पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनका जो अलायंस है भागीदारी मोर्चा, उसमें जितनी भी पार्टियां हैं 2017, 2012, 2007 में अगर आप देखें कि कितना % वोट मिला है तो आप पाएंगे कि बहुत ही नॉमिनल वोट मिले हैं जी। खुद AIMIM जो है पिछले चुनाव में उसकी जमानतें जब्त हो गई थी 1 सीट को छोड़कर, 38 सीटों पे चुनाव लड़ा था। और जो निषाद पार्टी है जो लोकसभा में बीजेपी के साथ आई, उन्होंने 71 सीट लड़ी थी और 69 पे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो ये सारी स्थितियां ऐसी हैं जहां इन बयानों का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, सिवाय ये कि हाँ, मीडिया अट्रैक्शन जरूर ओम प्रकाश राजभर करने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसे समय में जब बाकी अपोजिशन शांत है, बहुत एक्टिव नहीं है, तो ओम प्रकाश राजभर उस स्पेस को भरने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इस बयान के अगर राजनीतिक मायने से समझें तो वो ना के बराबर हैं और सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। निश्चित तौर पे आप बताइए कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, स्टेट में आप अगर कहते हैं कि हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 20 डिप्टी CM बना देंगे, ये बात कोई समझने वाली, क्या इनके हिसाब से सारी चीजें चलेंगी? ये इनमें ऐसा कौन सा जादू है कि ये बहुमत भी ले आएंगे और जैसा चाहेंगे वैसे मुख्यमंत्री भी बनते जाएंगे? ऐसा संभव है क्या? ये कोई रंगमंच थोड़ी है, राजनीति रंगमंच नहीं है जहां कोई डायरेक्ट करे सारी सीन को। हर सीन को डायरेक्ट नहीं कर सकता कोई नेता। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी और जो कैडर बेस अनुशासित पार्टी मानी जाती है, उसमें भी हर चीज लीडर के हिसाब से, यानी जो पार्टी प्रेसिडेंट होता है उसके हिसाब से नहीं चलती, उसे कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जिसमें वो हर सीन के डायरेक्टर खुद बने हुए हैं। ये आसान नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव के समय आते आते ओम प्रकाश राजभर या तो किसी पार्टी के साथ शामिल करेंगे या फिर इनकी जो स्थिति होगी वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी विधानसभा। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया विजय उपाध्याय प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। हमारे साथ अनिला सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। अनिला जी, ओम प्रकाश राजभर का ये बयान कि केशव प्रसाद मौर्य को वो मुख्यमंत्री बना देंगे, उनके भागीदारी संकल्प मोर्चा में आए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, उनको जाके पूछ लेना चाहिए केशव प्रसाद मौर्य जी से कि भारतीय जनता पार्टी जैसा राजनीतिक दल जो विश्व में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उत्तर प्रदेश जो अपने आप में एक देश जैसा है, उसके वो उप मुख्यमंत्री हैं, पावरफुल चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के। तो जो राजभर साहब कह रहे हैं उसके ऊपर उनके क्या विचार हैं,
मिल जाएगा उत्तर राजभर को। ये उल्टे सीधे बयानबाजी करने से यही होता है कि मीडिया में उनका चेहरा दिखा दिया जाता है, वरना राजभर हैं क्या। 2012 के चुनाव में इन्होंने करीब अपने 52 कैंडिडेट्स उतारे थे, जिसपे 4 को छोड़ के बाकी की जमानत भी जब्त हो गई थी। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी का साथ इन्होंने लिया है, हमारी वजह से इनको चुनाव लड़े और इनके 4 विधायक जीते और मंत्री पद भी इनको दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया, पहचान बिल्कुल अनिला जी, बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज़ से बात करने के लिए। देखिए, पहली बात तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश की राजनीति के कारक नहीं हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सीटें दी थी गठजोड़ में, और उसमें वो कुछ पूर्वांचल की सीटें जीते थे। अब वो अपने को ये कहने लगे कि मैं कई मुख्यमंत्री बना दूंगा, कई उप मुख्यमंत्री बना दूंगा, और उस पर देश का मीडिया इसे नेशनल डिबेट के रूप में ले ले, तो ये मेरे गले उतरने वाली बात नहीं है। मीडिया के गले तो ये बात नहीं उतर रही, कुछ लोगों के गले जरूर उतर रही हो। दूसरी बात, पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में जो आपको पूरा का पूरा सीन नजर आ रहा है वो ये है कि बिल्कुल सच है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर अंदर बीजेपी के अंदर भारी घोर नाराजगी है। इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, बीजेपी वाले भी इस बात को स्वीकार करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी सबको साथ लेकर चलने में विफल रहे हैं। उन्होंने अपने एजेंडे चलाए हैं। ये अलग बात है कि आज उन्होंने जिस एजेंडे पर काम किया उत्तर प्रदेश में, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, उस पर जनता का उनको समर्थन मिल रहा है। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या जन सामान्य के लोग हो, उनके साथ मनमानी की है। कोई जनता खुश नहीं है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कारण उसका यह है कि उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान लोग हैं, हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से उत्तर प्रदेश में लाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनका अभियान जो चल रहा है वो अभियान भाजपा को कम नहीं करेगा, बल्कि वो संगठित करेगा। जो लोग बीजेपी से नाराज हैं वो भी कहेंगे कि अच्छा ठीक है, बीजेपी को ही वोट करो भैया। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी सत्ता में वापस आ रही है। ये अलग बात है कि 300 सीटें बीजेपी ले लाए और बिल्कुल बॉर्डर पर रहे, उसके बहुमत के बॉर्डर पर रहे। ये जो राजभर हैं या जो दूसरे लोग हैं वो एक बार्गेनिंग कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि क्या अखिलेश यादव बहुत कंफर्टेबल है? क्या समझते हैं कि ओवैसी बहुत कंफर्टेबल है? या और जो दूसरे राजनीतिक दल हैं या मायावती क्या समझते हैं बहुत कंफर्टेबल हैं? बीजेपी के सामने ये सब सरेंडर किए हुए हैं। कारण यही है कि मुसलमान के कारण ही बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा सत्ता बनाएगी, क्योंकि जितना उग्र मुसलमान होगा उतना ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। तो ऐसे में जो गठबंधन के लोग हैं उनकी वो साथ में है उनकी, लेकिन राजभर ओम प्रकाश राजभर का कोई रोल रहेगा आने वाले समय में। देखिएगा, ये पता नहीं कितने गठबंधन बनाएंगे, कितने गठबंधन तोड़ेंगे। तो इसलिए मुझे अभी इनके ऊपर कुछ ज्यादा क्या नाम है कुछ कहने के लिए नहीं है। वो जो कर रहे हैं एक न्यूसेंस पॉलिटिक्स है। नहीं, हमने राजभर जी से भी अभी बात की, कुछ देर पहले हमने उनसे बात की, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये बयान सिर्फ इसलिए है कि सुर्खियों में रहना है या फिर वाकई इसके कोई राजनीतिक मायने हैं? एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजभर साहब जिस दिन से सत्ता से बाहर किए गए हैं या बाहर हुए हैं, उस दिन से वो अपना अस्तित्व बचाने का ही संघर्ष में है और वो एक इस प्रकार के बयान देते आ रहे हैं। सुर्खियों में वो नहीं रहेंगे तो उनका कार्यकर्ता भाग जाएगा। क्या राजभर साहब ये बताएंगे कि वो जिस लाइन पर चल रहे हैं, क्या उनके साथ जो जन सामान्य जुड़ा हुआ था, क्या वो भी उनसे सहमत है कि नहीं है? क्या वो लोग जिन्होंने वोट दिया था इनकी पार्टी को, क्या वो लोग राजभर के साथ खड़े हैं कि नहीं? जो आज की स्थितियां उनके हिसाब से देखते हुए राजभर साहब इसका ही उत्तर दे दें। देखिए, राजनीति का एक बहुत बड़ा संक्रमण दौर इस समय चल रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बहुत ज्यादा मायने रखता है। ओम प्रकाश राजभर हो या और भी कोई क्षेत्रीय लोग हों, वो अभी केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए, अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए, अब उन्होंने जिस प्रकार का बयान दिया कि 20 मुख्यमंत्री और 5 मुख्यमंत्री या 10 मुख्यमंत्री या 20 डिप्टी सीएम हम बनाने की स्थिति में, क्या आप यकीन कर सकते हैं? एक न्यूसेंस। हम इनके इस बयान को एज ए
मैं तो कोई भी मैं तो दे नहीं सकता, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर। और तब जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरे से पूरे क्या नाम है कंफर्टेबल लेवल पर मौजूद है, इसके बावजूद कि योगी जी का एक को लेकर एक नाराजगी है, तभी बीजेपी का रास्ता ये कोई नहीं रोक पा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी हमसे बात करने के लिए। तो ये वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा थे, जिनका अपना आकलन है कि ये बयान सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए है, इसके कोई मायने निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और जिस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। नंदन लखनऊ से लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। नंदन, हम लगातार जो बात कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हों, चाहे राजनीतिक पार्टियों के जुड़े प्रवक्ता हों, चाहे वरिष्ठ पत्रकार हों, एक बात निकल के आ रही है कि इस बयान के राजनीतिक मायने उतने नहीं है जितना खुद को सुर्खियों में रखने के लिए रखा गया है। तो नंदन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और वो विस्तार से बता पाएं कि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक गलियारों में, भारतीय जनता पार्टी में किस तरह की प्रतिक्रियाएं ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद आ रही हैं, किस तरह की हलचल वहां पे है, राजनीतिक गलियारों में क्या बयानबाजी हो रही है और उनके बयान के क्या मायने निकाले जा रहे हैं। क्योंकि हमने ओम प्रकाश राजभर से भी बात की, हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से भी बात की, हमने वरिष्ठ पत्रकारों से भी बात की और यह समझने की कोशिश की कि आखिर राजभर अगर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, अगर इतना बड़ा ऑफर एक यहां पे उप मुख्यमंत्री जो मौजूदा वक्त में है उनको दे रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मायने हो सकता है, क्या राजनीतिक समझ इसके पीछे हो सकती है, क्या मंशा हो सकती है और इस बयान की मायने क्या हो सकते हैं, ये लगातार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक एक बात निकल के उनके बयान में सामने आ रही है वो ये कि खुद को सुर्खियों में रखने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल है वो भी हम जानेंगे। नंदन हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। नंदन, हमने पार्टी प्रवक्ताओं से भी बात की, वरिष्ठ पत्रकार से भी बात की और आप लगातार बता रहे हैं, एक चीज निकल के सामने आ रही है कि ये जो बयानबाजी ओम प्रकाश राजभर की तरफ से की जा रही है, चाहे इतने डिप्टी सीएम बनाने की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री का पद ऑफर करने की बात हो, सिर्फ इसलिए की जा रही है कि सुर्खियों में खुद को रखा जा सके। ये बिल्कुल सीधे तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि जो बयान दर्शा रहा है और जो उनका क्राइटेरिया बयान में स्पष्ट कर दिया कि ये उस सत्ताधारी पार्टी के उप मुख्यमंत्री को आप कह रहे हैं कि आप हमारी पार्टी में आए, आपको मुख्यमंत्री का पद देते हैं, क्योंकि इन पार्टी के छोटे छोटे पार्टियों का गठबंधन आपने बनाया है और कई सारे पार्टियों में राजभर रह चुके हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर ले या पीस पार्टी की बात कर ले, फाइनली भाजपा से गठबंधन किया और आज की डेट में वो स्वयं अपनी पार्टी चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा बयान उनका है, क्योंकि सीधे तौर पे जो उनका वोट बैंक है वो पिछड़ा वर्ग के लोगों का वोट बैंक है और केशव प्रसाद का जो वोट बैंक है वो भी छोटे पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट बैंक है, पूर्वांचल का क्षेत्र पूरा कवर कर रहा है। तो इससे इंडिकेशन कहीं ना कहीं वो साध रहे हैं निशाना अपने वर्ग के लोगों पे और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य के जो निगेटिव शैली को प्रेजेंट करने के लिए ये जो भी बयान है कि उनकी पार्टी में, सत्ताधारी पार्टी में रहने के बावजूद उनको कोई तवज्जो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का दिखाया केशव प्रसाद मौर्य को, उसके बाद एक उप मुख्यमंत्री जो कि बिना किसी काम के बना के बैठा दी, जो कि राजभर जी कह रहे हैं, जो उनका मैसेज कन्वे प्रॉपरली हो रहा है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट जरूर हो रहा है कि जो फुटेज लेना चाहते हैं वो और जो आप जो अपनी बिरादरी के यानी कि जो पार्टी जिस वर्ग के लोगों को वो टारगेट कर रहा है, पिछड़े वर्ग के लोगों को टारगेट कर रहा है, वो स्पष्ट कर रहा है कि उनका ये जो भी बयान है वो साफ तौर पर फुटेज देने का बयान है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैसेज भी कन्वे किया, जब भी जिस पार्टी में रहे, काफी लंबे टाइम तक किसी पार्टी में नहीं रहे और फाइनली आज अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद की पार्टी के रूप में, कई सारी पार्टियों गठबंधन के साथ में वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि फुटेज लेना ही उनकी एक मंशा हो सकती है, क्योंकि और दूसरा मंशा ये जरूर हो सकती है कि अपने जो वर्ग के लोग हैं यानी कि जो पिछड़े वर्ग के लोगों को वोट टारगेट करना और जो केशव प्रसाद मौर्य के जो वोट बैंक है उसको काटना। तो क्या ये एक तरीके से, चूंकि नंदन मैं अभी आपके पास आता हूं, मैं हमारे साथ साक्षी दिवाकर जुड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। साक्षी जी, राजभर जी के बयान पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, पार्टी इस पे क्या सोच रही है? ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को वो अगर उनके गठबंधन में आते हैं, उनके साथ आते हैं तो मुख्यमंत्री बना देंगे। देखिए, एक तो विधायक बना ले वही बहुत बड़ी बात होगी, तो ये हमारे उप मुख्यमंत्री जी को का सपना छोड़ दे। तो इसके पीछे क्या मायने आपको लगता है कि अगर एक नेता इस तरह का बयान दे रहा है, इतना बड़ा बयान वाली चीजें हैं जी, इनका इतना भी जनाधार इस समय नहीं है कि ये एक तो विधायक भी बना दे, तो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाने की बातें तो मुंगेरी लाल के सपने जैसी है इनके लिए।
तो क्या मायने आप समझ रही हैं कि अगर वो इस तरह का ऑफर दे रहे हैं या बयान दे रहे हैं तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये सिर्फ अपना ये लाइमलाइट में आने के लिए है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनने के लिए, इसके अलावा इसका कुछ और मायने नहीं निकाले जा सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया साक्षी जी प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। तो ये साक्षी दिवाकर थी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, जो कह रही हैं कि सिर्फ खुद को सुर्खियों में रखने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। लेकिन नंदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लखनऊ से। नंदन, आप ये बताएं कि चूंकि जो राजभर हैं वो एक्सपेरिमेंट को लेकर जाने जाते हैं कि नए नए एक्सपेरिमेंट वो राजनीति में करते रहे हैं, क्या ये भी एक उसका एक तरीका हो सकता है जो ये बयान दिया है, या फिर उन्होंने सिर्फ हवा में तीर चला दिया? राजेश, देखिए, इसको एक्सपेरिमेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनकी जो कार्यशैली दर्शा रही है कि वो किसी भी, उनकी जो मेंटालिटी है वो किसी भी पार्टी के साथ फिट नहीं बैठती, क्योंकि जब भी वो बयान देते हैं कुछ न कुछ उटपटांग बयान ही रहता है, उनका कुछ न कुछ विवादित बयान रहता है, हमेशा सुर्खियों में अपने बयान को लेकर रहते हैं वो। और कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट हो जाता है उनके बयान से कि वो अपनी कार्यशैली को अपने बयान से, क्योंकि उनका जो एग्रेशन, जो उनका नेचर है, उनके बयान से छलकता है, निकलता है। क्योंकि कांग्रेस में भी रहे तो कई सारे बयान ऐसे विवादित दिए जिसके बाद से उनको पार्टी से छोड़ के जाना पड़ा है और इस पार्टी में भी। तो ये उनका जो बैकग्राउंड दर्शा रहा है, तो वो साफ तौर पर ये स्पष्ट जरूर कर रहा है कि जो उनकी कार्यशैली है, जो उनका नेचर है, वो अपने बयान से रिप्रेजेंट करते हैं और उस राजनीति, जो जिस हिसाब से वो अपनी राजनीति के जो उसका हिस्सा लगाते हैं, क्योंकि चुनाव का टाइम मात्र 8 महीने बचे हुए हैं और इस समय उनको अगर फुटेज नहीं मिला तो वो कहीं ना कहीं अपने पार्टी से बैकफुट पे आ जाएंगे, जो कि जिस तरीके से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वो जो वोट बैंक अपने तैयार कर रहे हैं, वो इस तरीके से ही तैयार कर सकते हैं कि दूसरे को या तो रिप्रेजेंट करके या तो अपने आप को प्रेजेंट करके। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनके लिए मुद्दा ये जरूर रहेगा कि जो वोट बैंक उनके पिछड़े वर्ग को लोगों के जो मसीहा अपने आप को बताते हैं, और कहीं ना कहीं जो केशव प्रसाद मौर्य का वोट बैंक है, वो दोनों का वोट बैंक, क्योंकि ये लोग काफी समय से कई सारे कैंपेन भी दोनों लोगों ने किया, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या फिर राजभर की बात करें, दोनों ने कई सारे कैंपेन किए, कई समय साथ रहे हैं, और अगर राजनीति की बात करें तो भी साथ रहे और पारिवारिक की बात करें तो भी साथ रहे। तो ये जो मुद्दा उठा रहे हैं, ये मुद्दा राजनीतिक समीकरण को ही दर्शाने का उनका मुद्दा है, अपने वोट बैंक तैयार करने का ही मुद्दा है, क्योंकि चुनाव किसी भी कीमत पे वो अपने आप को टक्कर में रखना चाहते हैं, फील्ड में रखना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनका जो फुटेज का प्लान है वो कहीं ना कहीं उनके लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकता है इस बयान के। और राजभर कहीं ना कहीं ये भी कोशिश कर रहे होंगे नंदन के खुद को विपक्ष के तौर पे स्थापित किया जाए, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेर रहे हैं, कांग्रेस लगातार ये काम कर रही है, बीएसपी भी रुक रुक के बीच बीच में बयानबाजी कर रही है, तो राजभर कहीं पीछे ना रह जाए, लिहाजा विपक्ष की भूमिका में वो खुद को साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर पार्टियां देखा जाए, उत्तर प्रदेश की जो पार्टियां, स्थानीय पार्टियां हैं, वो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, बसपा बड़ी पार्टी मानी जाती है, कांग्रेस जो पार्टी है, तो तीनों अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं और सभी जगहों से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की प्लानिंग चल रही है, चाहे वो महिलाओं के हिंसा के मुद्दा हो या फिर तमाम तरह के जो समीकरण उन्होंने दिखाए, चाहे धोखाधड़ी को लेकर हो। तो ये सब मुद्दे जो बात विपक्ष उठा रहे हैं, हाथरस कांड उठा रहे हैं, तो ये सब मुद्दा को देखते वो अपने आप को भी इन्वॉल्वेशन रखना चाहते हैं कि मैं भी एक विपक्ष के रूप में कारगर साबित हो सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कुछ सारे वोट्स काट सकता हूं और कहीं ना कहीं उनको हराने में मैं भी सहयोग कर सकता हूं। तो ये जो विपक्ष की रणनीति वो है, वो उनके पे फिट बैठती है कि विपक्ष में अपने आप को एक मजबूत स्थिति में खड़ा करने की जो रणनीति वो बना रहे हैं, वो इस बयान से साबित होता है। लेकिन नंदन, 2022 का चुनाव 2017 से कितना अलग होगा, और भागीदारी संकल्प मोर्चा इस बार क्या ऐसा कर सकता है जो उसको इतने बड़े बड़े सपने वो लोग देख रहे हैं, मुख्यमंत्री तक बनाने की बात कर रहे हैं, आखिर क्या हम 2022 में तस्वीर देखेंगे? देखिए राजेश, अगर 2017 की तुलना अगर हम 2022 से करें, 2017 का जो चुनाव था वो कहीं ना कहीं एक मुद्दे को लेकर था, विकास तो मुद्दा ही था, एक हिंदुत्व भी मुद्दा, जो कि रिप्रेजेंट जब हम लोग उत्तर प्रदेश को कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी रिप्रेजेंट कर रही थी और अपने आप को कहीं फील्ड में रखने के लिए सारी पार्टी इन्वॉल्वेशन था। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा था वो राम मंदिर था और कहीं ना कहीं राम मंदिर के वोट बैंक को लेकर ही उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। और लेकिन 2022 का चुनाव इसलिए अलग हो जाता है कि पूरे 2 साल हम लोगों ने 2021 और 2020 यानी 2020 और 21 पूरे कोरोना काल में बिता समय, और इस तरीके से बीता है कि कई परिवार अपनों को खोए हैं। तो इस समय मुद्दा विकास का सबसे बड़ा रहेगा, अहम मुद्दा रहेगा, मेडिकल इक्विपमेंट रहेंगे, मेडिकल सुविधाएं रहेंगी
और कहीं ना कहीं जो सर्विसेज, चूंकि कहीं ना कहीं आम जन मानस को सबसे अधिक अगर सामना करना पड़ा है तो हॉस्पिटल को लेकर करना पड़ा है, ऑक्सीजन को लेकर सफर करना पड़ा है, तो ये तमाम बिंदु ऐसी रहेंगे। किसान मोर्चा, किसान जो प्रदर्शन भी किए इसी ड्यूरेशन में ही किए, 2017 से 21 के बीच में किए। तो ये जो सारे मुद्दे हैं आम जनमानस के, किसान हालांकि काफी नाराज हैं और कहीं ना कहीं जो किसान बिल पास हुआ था वो भी बड़ा मुद्दा रहेगा। और जो चुनावी समीकरण जो दर्शाए जाएंगे इस बार, तो सभी पार्टियां अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगी, वो कहीं ना कहीं विकास को मुद्दे को लेकर रिप्रेजेंट करेंगी। क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि अस्पताल सबसे महत्वपूर्ण साबित हो रहा था और डेवलपमेंट नहीं होगा किसी डिस्ट्रिक्ट में, वहां हॉस्पिटल्स नहीं रहेंगे, मेडिकल इक्विपमेंट नहीं रहेंगे। चले, यानी ये मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में। हाँ भी बहुत शुक्रिया नंदन श्रीवास्तव इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। हमारे साथ इस वक्त गुलरेज शेख जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। गुलरेज जी, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? जो ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है कि वो केशव प्रसाद मौर्य को उनके साथ आए तो मुख्यमंत्री बना देंगे। देखिए, 4 सीट अपने बल पे जीतने की औकात नहीं है उनकी पार्टी की, और बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक फाइटिंग मशीनरी है, उसके उप मुख्यमंत्री से ये फिजूल की बातें हैं। ये कैसी बातें हैं कि एक बयान देकर अपने आप को चमकाना, अपना चेहरा चमकाना, प्रिंट में अपना नाम दूसरे दिन के अखबारों में आ जाए, टेलीविजन की न्यूज में आ जाए, इसके लिए ये सब गिमिक किए जाते हैं। उनको कुछ फायदा मिल सकता है उससे कि कुछ देर, एक आध दिन के लिए कुछ उनका नाम टीवी पे चल जाएगा, प्रिंट में छप जाएगा। इसके अलावा ऐसा कोई औचित्य नहीं है, कोई सेंस नहीं है इस बात पे चर्चा करने का भी। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बयान के किसी भी तरह के कोई मायने नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ खुद को सुर्खियों में रखने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? आप खुद ही सोचिए ना कि आप उनकी पार्टी की क्या हैसियत है, बोलना नहीं चाहिए मुझे इस वक्त, लेकिन चूंकि उन्होंने इस तरह की बात की है तो कह रहा हूँ, जो पार्टी खुद 4 सीटें नहीं जीत सकती, ऐसी बातें करना शोभा ही नहीं देती। मतलब ये तो ऐसी बात है ना कि छोटा मुंह बड़ी बात। चलिए, बहुत शुक्रिया गुलरेज शेख हमसे बात करने के लिए, प्राइम न्यूज को वक्त देने के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे जिन्होंने कहा कि उनके बयान के कोई मायने नहीं है। हमने कई प्रवक्ताओं से भारतीय जनता पार्टी की बात की और सबका एक ही सार निकला कि ये बयानबाजी जो ओम प्रकाश राजभर की तरफ से हुई है उसका ना तो पार्टी पर कोई असर पड़ेगा, ना केशव प्रसाद मौर्य पे कोई असर पड़ेगा, और ये बयानबाजी सिर्फ ओम प्रकाश राजभर ने खुद को सुर्खियों में रखने के लिए की है। हमने वरिष्ठ पत्रकार से भी बात की और हमने खुद ओम प्रकाश राजभर जी से भी बात की। उन्होंने भी ये बताया कि जो पिछड़ों की अवहेलना हो रही है, अनदेखी हो रही है, ये एक बड़ा कारण है। और खुला ऑफर उन्होंने दिया मीडिया के माध्यम से, प्राइम न्यूज के माध्यम से, कि केशव प्रसाद मौर्य अगर उनके साथ आते हैं तो वो उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो अब इस बयान के क्या मायने हैं उस पर चर्चाएं लगातार हो रही है। सियासत एक बार फिर गर्मा चुकी है। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच ये एक ऑफर देना, ये थोड़ा अलग अपने आप में था, और इसके बाद से लगातार ओम प्रकाश राजभर सुर्खियों में है। बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य के साथ धोखा किया, ये उन्होंने बात कही। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उनका ये खुला ऑफर है कि अगर वो उनके भागीदारी संकल्प मोर्चा में आते हैं तो वो उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन राजनीतिक के जो जानकार हैं, जब हमने उनसे बात की, वरिष्ठ पत्रकार से बात की, अपने सहयोगियों से बात की, पार्टी प्रवक्ताओं से बात की, खुद ओम प्रकाश राजभर से बात की, तो सार यही निकल के आता है कि ओम प्रकाश राजभर एक्सपेरिमेंट करने में माहिर हैं और उन्होंने ये भी एक तरीके से एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस बयान को दिया है। इसके अलावा वो लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं और एक बार फिर इस बयान को लेकर ओम प्रकाश राजभर सुर्खियों में है।